अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त आलमी सतह पर अगर सूरत हाल का ज़िक्र करें तो अमेरिका के जो बयानात हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो ईरान के हवाले से पहले भी ये आपके सामने थे कि उन्होंने कहा कि जो चंद ममालिक ने इंटरवीन किया कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला ना किया जाए, तो उस वक्त अमेरिका ईरान के ऊपर हमले से सिर्फ़ चंद ही घंटे जो है वो दूर था। फिर इसी तरह जो ईरान का मौक़िफ़ है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह उसका जवाब देना है अगर मुमकिन तौर पर कोई हमला होता भी है। तो इसी तरफ जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि ये जो मुज़ाकरात इस वक्त तातुल का शिकार हैं वो किसी तरह बहाल हो जाएं। ईरान के दौरों के हवाले से भी अगर बात करें तो उस हवाले से भी अहम ख़बरें सामने आ रही हैं। लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं, फिर मुआशी इशूज़ हैं, इसी के साथ साथ अब जो बजट पेश होने जा रहा है उस हवाले से भी IMF की नई शराइत का जिक्र भी हो रहा है, फिर 28वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी हो रहा है, और साथ ही साथ जैसे पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात कहें या फिर एक कमेटी जो है वो ज़रूर तश्कील दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि ये कमेटी हुकूमत के साथ बैठ कर बात करेगी और अपनी तजावीज़ सामने रखेगी। अलबत्ता जो 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ वज़रा के बयानात आ रहे हैं कि उसमें NFC भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकती है, तो मुख्तलिफ इस हवाले से बयानात जो हैं वो ज़रूर आ रहे हैं। फिर PTI के मामलात भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और मुलाकातों और केसेस के हवाले से भी उनके मुतालबात हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। शैला रबा और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शैला साहबा आपका, हुमायूं साहब आपका। आपसे हुमायूं साहब हम शुरू करते हैं कि ये जो बजट के हवाले से सबसे पहले तो एक जो बात हो रही है, बिलावल साहब ने तो कमेटी भी तश्कील दे दी है। आप देख रहे हैं कि जो नई 11 शराइत हैं IMF की, फिर हमेशा एक ये तासुर दिया जाता है कि IMF जो पाकिस्तान का बजट है वो तो बनाता ही IMF है। क्या माहौल नज़र आ रहा है सर इस वक्त, जो महंगाई है, जो पेट्रोल की कीमतें हैं, फिर आइंदा आपको क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, बजट बेसिकली दो चीज़ों का नाम है, बेसिक बड़ी है। आपने अपनी इनकम और आपने अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करना होता है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपका जो इनकम है उसको एक्सपेंसेस से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने डेवलपमेंट भी रखना होता है। इसमें आपका जो एक किस्म का जिसको कहते हैं ना, ये जो कॉस्ट होता है, जिसको आप परमानेंट कॉस्ट कहते हैं, कि जो तनख्वाहें वगैरह जिसको देनी है वो चीज़ें हैं, और एक रनिंग कॉस्ट होता है। रनिंग कॉस्ट मींस कि आपने कितने ममालिक में जा रहे हैं, कितनी बड़ी टीम लेकर जा रहे हैं, जो कि वेरिएबल कॉस्ट होती है। आप उसको कम कर देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को आपने कम करना होता है अगर हालात बुरे हैं। ठीक है। और अगर हालात अच्छे हैं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी बजट का, किसी भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मुल्क का या जिसका भी है, ये बजट होता है। अब होता ये है कि आप अगर आपकी इनकम जो है ना, लेट्स से मेरी कोई इनकम नहीं है और मैं खर्चे बहुत कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं या चोरी करूँगा, या डाका डालूँगा, या भत्ता वसूल करूँगा। ठीक है। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ उस उस गवर्नमेंट के कि जिनका ये हिस्सा है या जिनको ये फुली सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी वजह से वो गवर्नमेंट, जहरीली गवर्नमेंट कायम है। ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि जो हम लोगों ने जो किया था, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, उसमें दो चीज़ें हैं। एक जो जिसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स पूरी दुनिया में लगती हैं। दूसरी चीज़ होती है जिसको हम ड्यूटीज़ कह लेते हैं, या लेवी कह लेते हैं, या सरचार्ज टैक्स, या सुपर चार्ज टैक्स वगैरह वगैरह। वो 3-4 चीज़ें और हो जाती हैं। अब मैं खाली पेट्रोल को लेकर देता हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक खर्चा है, जो ऑयल का खर्चा है, जिसके ऊपर तकरीबन 50 बिलियन के करीब आपका लगता है। अब उसमें क्या है, उसमें आप वहाँ से जब टोटल जो रेवेन्यू है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी 2021-22 की, हम उसका 2% लेवी में लेते थे। मतलब अगर हमारी पूरी जो इनकम है वो 6 अरब है या 6 खरब है, हम उसका 2% जो है ना, हम लेवी में लेते थे। ठीक है। इन लोगों की हुकूमत 11% लेवी में ले रही है, हमारे उससे 5 गुना ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि जब हम हुकूमत में थे, तकरीबन 8 में से एक बंदा जो था ना, तकरीबन 5.4 या इस तरह कुछ जो वो परसेंटेज जो थी ना, वो बेरोज़गार थी। आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है हर तीसरा बंदा बेरोज़गार है। जब हमारी हुकूमत थी
तो उस वक्त 5 या 5.5 में से एक बंदा जो था वो गुर्बत की लकीर से नीचे था, 18%। ठीक है, आज वर्ल्ड बैंक कहती है हर दूसरा आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे है। ठीक है, और ये याद रखें, ये लोग जब आए थे हमें महंगाई के उस पे हटा के, और सारे पता नहीं कोई साइकिल पे आया था, कोई किस पे आया था, फलाना आया था, आज इनसे वो सारी चीज़ें भूली हुई हैं। आज महंगाई, आज वही पेट्रोल जो ये रोते थे 150 पे, आज वही पेट्रोल 400 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन और आज हालात मुख्तलिफ हैं। उसमें 125 से 130 रुपए तो लेवी है खाली। सही। ये इस लिहाज से, अब मुझे एक बात बताएं, जब आपकी इनकम नहीं है और उसके बावजूद भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोगों ने एक गलत तरीके से सब चीज़ों को सस्टेन किया हुआ है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल में 0 से भी कम हो रही है। 73% यहाँ पे जो आपकी चीज़ें थी वो आप बाहर, मतलब वो लोग बाहर लेकर जा रहे हैं। चल, लेकिन शैला साहबा, ये जो उस दिन पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी का एक इजलास हुआ, उसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए कमेटी के सामने, या ये जो कमेटी तश्कील दी गई है कि ये 4 रुकनी कमेटी हुकूमत के साथ बात करेगी, तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात हमेशा गवर्नमेंट से रहते हैं, चाहे आप उनको सपोर्ट कर रहे हों, चाहे आप अपोजिशन में बैठे हुए हों। और इस वक्त जो सूरत हाल इंटरनेशनल है उसका पाकिस्तान उससे बच के तो नहीं चल सकता ना। और जो सूरत हाल है उसमें चाहे ये जंग बंद भी हो जाए, महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है मज़ीद, तो आप उससे बच नहीं सकते। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आप जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें आप अपने मुल्क की खातिर उन तहफ़्फ़ुज़ात पे अपनी राय देंगे, उन तहफ़्फ़ुज़ात को कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हम आवाम ही के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर बजट में भी हमने सोलर पर कहा था कि 18 के बजाय आप 10% करें, और उसको करवाया था। लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मिनी बजट टाइप चीज़ जो होती है उस पे हुआ। पेट्रोल का भी हम जब इंटरनेशनली कीमत बढ़ती है तो ज़ाहिर है उस वक्त तो आप खामोश रहते हैं, लेकिन जब आपने देखा कि उस पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात आए, तो अब जो है एक 4 रुकनी कमेटी बनी है। एक तो हम ये भी चाह रहे हैं कि जो सूरत हाल है उसमें इंटरनली हमें मुश्किलात कम से कम करनी चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर वक्त जो है वो एक घरेलू सी सिचुएशन नहीं पैदा करनी चाहिए जहाँ ख़वातीन एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करती रहती हैं, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया। आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कैसे मुल्क चलाएंगे? नुक्ताचीनी करके किसी अलग जगह ही बैठ जाएंगे। तो एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें इन सब चीज़ों के ऊपर पेट्रोल प्राइसेस हैं, महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है, उन सब को भी देखना है और उन सब की मौजूदगी में जो है एक बेहतरीन नहीं तो बेहतर रास्ते की तरफ जाना है। तो ये कमेटी है जिसमें नवीद कमर साहब, शेरी रहमान, सलीम मांडवी वाला और नवीद कमर साहब, तो ये सब होंगे। और इन सारी चीज़ों में वो जिस हद तक जाकर गवर्नमेंट के जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए जो कमी करा सकते हैं, जो बेहतरी कर सकते हैं वो करेंगे। क्योंकि या तो ये है कि आप दुनिया से की हुई बातें करके उस पर मुकर जाएँ, IMF से मुकर जाएँ, आप के दोस्त भी आपको छोड़ दें आपकी इन बातों की वजह से। ये नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से जो है वो आपने IMF को भी रास्ते पे लाए हैं अपने, और बड़ी मुश्किल से फ्रेंड कंट्रीज़ भी आपकी तरफ अब तवज्जो देना शुरू कर रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से वो मईशत जिसको कहा जाता था कि श्रीलंका होने वाला है और बॉम्ब बांध दिए गए थे जिस पर जाने का, वो करके वो एक ट्रैक पे आई। लेकिन जो इंटरनेशनली रिसेशन है उसका जो है हम ये कहते हैं कि उसको आने से तो रोका है जी, लेकिन आवाम को, या हम ये कहें कि हमारे पास कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है, बल्कि बोझ ही बोझ है। और यहाँ तक कि जो IMF नहीं कर पा रहा
وہ بھی عوامی نے کرنا ہے کہ ان کو لیوی کی شکل میں جو ہے ٹیکس دینا ہے، ان کے اوپر جب پروڈکٹس اس کی قیمت بڑھے گی تو بجلی کے بھی بل زیادہ آئیں گے، سب آئیں گے، تو فی الحال تو عوام پہ ہی سارا بوجھ ہے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ سے بھی بیٹھ کے کی گئی ہیں، گورنمنٹ خود بھی دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ کے اپنے وزراء نے بھی اس پہ کچھ اسی ٹائپ کی باتیں کی ہیں. تو کوشش ہے کہ کچھ بہتری کی طرف لایا جائے. چلیں شعلہ صاحب اگر اجازت دیں تو ناظرین ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شعلہ صاحب آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، دوبارہ آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہم جائیں گے. یہ جو تحفظات ہیں یہ بجٹ کے حوالے سے تو آپ نے بتایا، لیکن اس وقت ایک کنفیوژن سی ہے جو کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے بھی کچھ وزراء کے بیانات سنے ہوں گے، ووٹر کی عمر بڑھانا، NFC کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو کوئی ترمیم نہیں آ رہی، وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں. چل کیا رہا ہے؟ کیا پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ بھی زیر بحث آیا تھا معاملہ؟ نہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب ہماری میٹنگ کو پریزائڈ کر رہے تھے، لیکن 4 مہینے پہلے بھی چیئرمین نے کہا تھا کہ اب تک جو ہونی تھی ترامیم وہ ہو گئی، فی الحال اب ہم نئی ترامیم نہیں کریں گے. لیکن جب ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو لگ رہا تھا کہ صبح ہم جائیں گے اور شاید ہمیں یہ کہنا پڑے کہ جو بلاتے ہیں انہوں نے بلایا ہے اور یہ ترمیم ہو گئی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں کم از کم بہت مطمئن جو بلاتے تھے وہ عامر لیاقت مرحوم کا تھا نا جملہ کہ جنہوں نے بلایا ان کے کہنے پہ آئے. تو ابھی بھی یہ ماحول ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ہمارے چیئرمین نے اس کو بالکل کلیئر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہم لوگوں سے کوئی بھی نون لیگ نے ایسی بات نہیں کی ہے. پھر اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا، اور جو ایج کی بات آئی اس پہ جو دوسرے تارڑ صاحب انفارمیشن منسٹر انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی افواہ ہے، عطا تارڑ صاحب نے. اور اگر آپ آج شرجیل میمن نے بھی پریس کانفرنس کی، اس نے کہا بھائی ابھی تک ہم سے نون لیگ نے بات نہیں کی ہے. ہاں لوگوں میں یہ ایک بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ بھائی وفاق کے پاس پیسوں کی کمی رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ NFC کا شیئر کم کیا جائے. تو یہ تو ہم نے 27ویں ترمیم میں بھی نہیں مانا تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 18ویں ترمیم پہ آپ نے پوری طرح عمل ہی نہیں کیا، صحیح ڈیولوشن ہی نہیں ہوا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ رزلٹ صحیح آ جائے گا؟ ریونیو کلیکشن جب سے صوبوں کے پاس گیا ہے، صوبے اچھا ریونیو جنریٹ کلیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کیوں نہیں سروسز پہ جو ٹیکسز ہیں وہ آپ صوبوں کو دیں؟ آپ کیوں نہیں جو منسٹریز پہلے ڈیسائیڈڈ تھیں کہ ڈیوالو ہوں گی، کیوں انہیں رکھے بیٹھے ہیں؟ شعلہ صاحبہ آپ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کی بات کر رہی ہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ اس میں سکم موجود ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہے. جو بھی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی یہ والی باتیں بیک آف دا مائنڈ لے کر آ کے بیٹھتا ہے تو پھر یہ نہیں چلے گا. آپ کو پہلے اس کو ڈیوالو جو اس کی چیزیں ہونی ہے کرنی ہے، اور باقی تو ریوزٹ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے نہ بجٹ سے پہلے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک کمیٹی بنا کے آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. نہ صرف اس پہ کیوں، بہت ساری چیزوں میں سکم ہوتے ہیں، آپ اس کو بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لیکن کہیں بھی نہ تو ووٹر کی عمر کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، اور ہونے بھی نہیں دیں گے. اچھا، نہیں ہونے دیں گے، ہونے بھی نہیں دیں گے. ووٹر کی عمر پہ بھی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جو بھی ایسی بات ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پروونسز ریڈی نہیں ہیں، وہ نہیں ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر کوئی کنفیوژن ہے، یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے موقف کے بعد یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عطا تارڑ، ابھی شعلہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عطا تارڑ نے کہا کہ یہ کوئی افواہ تھی. اب مجھے نہیں پتا عطا تارڑ زیادہ سینئر ہے یا رانا ثناء اللہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ خالی ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، جس میں میرے خیال میں آرٹیکل 39 یا کس کے لحاظ سے ہی بیکمز دا فیڈرل منسٹر کے عہدہ ہے. وہ پارلیمانی پارٹی جو سینٹ میں ان کے لیڈر بھی ہیں، اور وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. سو دیٹ مینز ہی از، اور آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ پہلے کیا کیا منسٹری نہیں رکھ چکے ہیں. یہ انہوں نے کیٹیگوریلی کہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ایک پروگرام میں کہا ہے، جس کے بعد یہ بحث چل رہی ہے. اب یہ لوگ ریٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو گورنمنٹ ہے وہ ریٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہے اس سے، لیکن وہ شاید آئی ڈونٹ نو کیسے کرے گی. لیکن خیر ایک بندہ نے ایک بات کر دی، اب اس سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ
चढ़ पड़ रही है तो आप उससे रिट्रेट कर जाते हो, आप नहीं लड़ सकते हो आगे, तो आप वापस चले जाते हो, फिर आएंगे नेक्स्ट किसके टाइम साथ नहीं लड़ सकते सर? अवाम के साथ, अच्छा, क्योंकि उनका वोट छीनना चाह रहे हैं ना, यंगस्टर्स का वोट छीनना चाह रहे हैं, क्योंकि उस यंगस्टर्स में जो कि तकरीबन 2-2.5 करोड़ नए इसमें 2018 से लेके 25 के दरमियान में जो आपके पास 7 वो है, ये तकरीबन 3.5 करोड़ वोटर बन जाता है। अच्छा, कल अंजुम अकील साहब सर हमारे शो में थे, वो कह रहे थे कि 18 साल से उम्र इसलिए बढ़ाई जा सकती है क्योंकि 18 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते। उस लिहाज से तो मैं कहता हूँ उनकी पूरी पार्टी को नहीं होना चाहिए, एक भी कोई मैच्योर नहीं है, उसको छोड़ दें इसको। देखिए वो तो फिर सब्जेक्टिव है ना कि कौन मैच्योर है कौन नहीं है। बाज़ लोग 50 साल की उम्र में मैच्योर नहीं होते हैं, बाज़ लोग 18 साल। आप 18 साल वाला बच्चा जो है ना वो अपनी लाइफ के डिसीजन ले रहा होता है, ये तो सिर्फ वोट का है, इस दफ़ा मुझे गलत दे दिया वोट, मैंने सही परफॉर्म नहीं किया, अगली बार शैला साहबा को दे दिया। हाँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, ये सारी चीज़ें तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और आप असल चीज़ कुछ और है, असल चीज़ जिस पार्टी को जिस शख्स को हटाना है उसके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी शैला साहबा ने एक और बात की थी, उन्होंने कहा था कि देखें हालात जो थे वो बड़े, पूरी दुनिया में हालात ख़राब है और उसकी वजह से ये तबाही हो गई वो तबाही हो गई। मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, आजकल ये कहते हैं कि जी हमने पिछले साल हमारा इंडिया के साथ लड़ाई हो गई, हमारा बहुत नुकसान, मतलब खर्चा बढ़ गया, ठीक है। फिर हमारा ये अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो गई, इसमें हालांकि हमारे ऑयल नहीं रुका, दुनिया का रुका होगा इधर उधर, हमारे नहीं रुके, ठीक है। इसके बावजूद बड़ा मसला हो गया। अब ये सोचिए, मैं आपकी ये बिल्डिंग है और आसपास की 3-4 बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में बिजली नहीं आ रही क्योंकि वापडा ख़राब है, लेकिन साथ वाली 2-3 बिल्डिंग में लाइट आ रही है। मसला कहाँ होगा? मसला आपकी तरफ होगा, आपने बिल नहीं दिया होगा या आपने कुंडी मारी होगी जिसकी वजह से आपकी लाइन काट दी गई थी। अब इसी तरीके से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो सबसे पहले 2019 में यही इंडिया के साथ हमारी भी एक झड़प हुई थी। 1-2 दिन तो उसमें भी लग गए थे, इसमें 3 दिन लगे थे, उसमें 2 दिन लगे थे। उसके बाद फिर कोविड आ गया जो 1.5 साल रहा, और कोविड में लिटरली पूरी दुनिया की सब कुछ बैठ गई थी, इकोनॉमी बैठ गई थी, हमने तो कोई उसका शोर नहीं मचाया। उसके बाद फिर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो गई थी जिससे अगेन पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बात कैपेसिटी की होती है। तो आपको क्या लग रहा है सर, 28वीं तरमीम आ रही है? देखिए 28वीं तरमीम जब आएगी ना तब इनको पता चलेगा। जैसे पिछली बार था, मैं आपको बता देता हूँ, सर ये एहतियात नहीं है, इनको पहले पता चलेगा। नहीं पता था, मैं आपको सच्चा वाकया इसलिए कि मैं बैठा हुआ था, ठीक है। हम लोग सेनेट में बैठे हुए थे और ये बात है तकरीबन कोई 15 अक्टूबर की बात है, इसके आसपास की कोई बात है, ठीक है, या उससे ज़रा पहले की बात होगी। और उसमें या 10 अक्टूबर या इस तरह की बात थी, सेनेट का वो आया हुआ था, और उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर और चेयरमैन सेनेट तो इनकी पार्टी के ना, इन्होंने कहा था, डेट इसके आसपास की है, इन्होंने कहा था कि चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा था कि अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा अभी तक मैंने नहीं देखा। अच्छा, इससे पहले सिर्फ चंद एक जगहों पे वो चीज़ आया हुआ था, ये जो 27वीं तरमीम का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं 26वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त आ चुका था लेकिन किसी को पता नहीं था। फिर उसके बाद ये पेश हुआ, मेरे ख्याल में 18 अक्टूबर को पेश हुआ, और 20, 21, 22 3 दिनों में सारे कड़कड़ा करू के उसके बाद 3 दिनों में बात ख़त्म हो गई जी, ठीक है। तो इनको भी जब ये आएगा तो इनको पता चलेगा क्या है। अब रही बात ये, इन्होंने स्पेस बनाना है रिगल आउट करने के लिए, क्योंकि दे नो कि ये ना नहीं कर सकते। ना करने के लिए आपके पास आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने वो भी बात कह दी ना, मतलब जल्दी में कह दी, फिर इनको बाद में समझ आया, उप्स ये मैंने क्या कह दिया, कि जब बुलाने वाले जब बुलाएंगे तो मैंने आप लोग की बात को रिपीट किया था कि वो आमिर लियाकत मरहूम की, आप शायद उस वक्त एक्टिव नहीं होंगे। जी शैला साहब, आप देखिए, ये शायद भूल गए, लेकिन मैं पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में की मेंबर हूँ। हाँ। और स्पीकर साहब इनके मेंबर से इतनी दफ़ा ये बात कहते हैं, शुक्र करें आपका ज़माना नहीं है जब स्पीकर ऑफिस में भी एक बैठा हुआ होता था। अच्छा, बिल्कुल कहते हैं इन लोगों के ऊपर, इन लोग को कहते हैं और इनके लोग कहते हैं ठीक है, बेहतर है। अच्छा, दूसरी बात जो है कि ख़ुद इनके लीडर ने कहा था कि बिल भी पास कराना हो तो मुझे फ़ोन कराना पड़ता है। तो मैं आमिर लियाकत साहब को दोहरा रही थी, मैं बोलने से पहले सोच के बोलती हूँ। अब रही बात सीनियर और जूनियर की, राना सनाउल्लाह सीनियर हैं, आप कह रहे हैं,
किस पार्टी में डिसिप्लिन की इंतहाई कमी है, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा लीडर है, किसकी बात माने, बहनों की माने या वकला की माने, वकला की माने या एमएनएस की माने, एमएनएस की माने या पार्टी चेयरमैन की माने। देखिए बात जो है ना, जिस नहज पे पॉलिटिक्स आ गई है उसमें यहाँ पे पूरी हुकूमतें जो है ना, वो उन्होंने ही लाके बिठाया, उन्होंने ही बिल पास कराए। तो अब ये जो है ना, इनको भी पता है कि क्या हुआ। तो अब यहाँ पे लोग हैं ना खुश करने में लगे हुए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से जब कहा गया कि भाई ये ड्राफ्ट जो है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम ड्राफ्ट हुआ है। जी बिल्कुल ना, हम सब ने देखा था। लेकिन हमने उस ड्राफ्ट को उठाया, 57-58 पॉइंट से लेकर हम उसको आधे हमने कम किए, मौलाना साहब के यहाँ डिस्कशन में लेकर आए। मौलाना साहब ने इनकी पार्टी को जो है वो एतमाद में लिया। इनकी पार्टी ने कहा कि बिल्कुल हमने अपना वेट मौलाना के पास रख दिया। इनकी पार्टी के आमिर डोगर ने असेंबली में कहा कि अगर ये 26वीं तरमीम है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। इन्हीं के जो है बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बिल्कुल हम इसके साथ हैं, जैसे मौलाना कहें, हमें सिर्फ एक दिन दे दें अडियाला का। तो जिसमें इनके पूरे लोग साथ थे वो सिर्फ अडियाला गए और फिर उन्होंने उसमें वोट नहीं दिया। अदरवाइज 26वीं आईनी तरमीम को बाकायदा बहस करके, उसके पॉइंट्स कम करके, इनको शामिल करके, सब कुछ करके फिर असेंबली में लाया गया था। और कामरान मुर्तज़ा को आप ले सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जिस दिन वोट कास्ट होना था, मेरा सिर्फ एक काम था, अपने ऑफिस से इनके यहाँ जाना कि कल तो आप रेडी थे, रात तक तो आप रेडी थे, इस वक्त तक तो आप रेडी थे। तो ये तो थे 26वीं तरमीम की कहानी। अब जो 27वीं है उसमें हमने उसमें अमेंडमेंट्स डाली। हमने उसमें कहा कि देखें, लोकल गवर्नमेंट का जो इस वक्त सिर्फ सिंध में ही नया कानून भी बना, उस पर हमेशा इलेक्शन भी हुए, कभी सस्पेंड नहीं हुई। और हमने कहा कि जो लाहौर में भी बैठ के लोगों ने पंजाब में तब्दीली की, उसमें हमारे लोग ज़्यादा थे, लेकिन अभी हमें इस पे टाइम चाहिए। सही। और उसको भी हमने डिस्कस किया, बलूचिस्तान के इख्तियारात में इजाफा किया, ये सारा जस्टिस सिस्टम वाला सारा हमने काम किया। तो हम काम किए बगैर आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, अगर इजाज़त दें तो नाज़रीन हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये जो डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो पीटीआई के ऊपर सर जो तनकीद हो रही है, आप नहीं समझते उसमें वजन है? मैं एक बात बता देता हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3-4 छोटी भी होती हैं, जिसमें आपने एक शिक के अंदर कोई एक आध चीज़ होती है उसको चेंज करना होता है, छोटा सा चीज़ होता है, या एक कोई छोटी मोटी चीज़ होती है उसको एडजस्ट करने के लिए। जैसे एक आध दफ़ा वो हुआ था, ये मेरे ख्याल में 20वीं थी या 19वीं थी या 21वीं की, जिसमें आपने कहा था कि चूँकि ये कंसेंसस नहीं हुआ, सेंसस नहीं हुआ, तो आप इसी के ऊपर दोबारा इलेक्शंस कराओ। तो इस किस्म की छोटी मोटी भी हो जाती है, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अलाउ मी। अब जो जैसे 18वीं तरमीम हुई थी, जिसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था फ्रॉम प्रीवियसली एकदम डिवोल्यूशन की तरफ। अच्छा, उसके ऊपर, और जैसे 1973 का था, ये कंसेंसस से हुआ था। इसके ऊपर 6 महीने से लेके 8 महीने साल डिस्कशंस हुई थी, और फिर हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, कमेटियों के अंदर, हर जगह पे डिस्कशन हुई थी। मुझे 1 मिनट की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग बता दे पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली की कोई कमेटी हो, चाहे आपके घर में, शैला साहबा के घर में, मेरे घर में, कैमरामैन के घर में, कामरान मुर्तज़ा के घर में, इस तरह नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई जाती हैं कि भाई आपने वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 बंदे मेरी तरफ से चले गए, वो कल भाई मेरा क्या बनेगा। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सर, अगर मेरे तो थी ना आपकी भी नहीं, देखिए एक मिनट है, उसमें हम लोगों का सिंपल, हमें क्या कहा गया था, हमें ये, और ये कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछिएगा, हमें कहा गया था कि हमारी गवर्नमेंट के साथ, और ये बिलावल भुट्टो ने कहा था मौलाना फजल रहमान को, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के साथ कि 26वीं तरमीम में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो नहीं बदलेगा जी, वो इसी तरह ही रहेगा, और बाकी ये चीज़ें आएंगी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब उसके बाद
हुई है तो ये बदल गया, जिसमें खुद बिलावल भुट्टो ने और खुद मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि ये तो इन लोगों ने बदल दिया, हम इसको नहीं मानते। सो बेसिकली बेईमानी की थी। बेसिकली वो होता है ना, वो जो बंदा डंडी मारने वाला होता है ना, उसको पता होता है कि उंगली कहाँ रखनी है, तो वो इन लोगों ने पूरी कौम हमसे इन राइटिंग बता के उससे मुकर गए। अच्छा शैला साहब, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, हर पार्टी से वो लोग बैठते हैं अमेंडमेंट के वक्त जो कानून को समझते हैं, जो लेजिस्लेशन को अंडरस्टैंड करते हैं जी, और वही लेजिस्लेटिव कमेटी होती है। नहीं, लेकिन इनका गिला ये कि पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस नहीं है। देखिए, बाकायदा कमेटी बनी, इनके लोग जाके नहीं बैठे उसमें, बिल्कुल बनी, मैं जानती हूँ। अच्छा, अब जो बात है कि देखिए, मेरी पार्टी की राय थी कि हम उन्हीं चीफ जस्टिस को रखेंगे, लेकिन बात तो वोटिंग की आ गई ना। लेकिन कमिटमेंट तो थी ना शैला साहब, कमिटमेंट कमिटमेंट तो बहुत सारी चीज़ों की होती है। आप वो भी देखें कि जब कौन से सादिक थे आपके सेनेट के, सादिक संजरानी साहब, क्या कमिटमेंट में शिफ्ट आई थी। खड़े के वक्त कुछ और थे, वोट देते वक्त कुछ और थे। तो वोटिंग के वक्त लोग करते हैं और उसमें हो गई, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं थी। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारी पार्टी ये चाहती है, JUI भी ये चाहती थी। नहीं, वो तो बिलावल साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं तो कह रही हूँ ना, लेकिन वोटिंग का मामला था ना, वोटिंग में काम हो गया। लेकिन इसके ऊपर आप वो नहीं कर सकते, वोट हर एक का राइट है, वो उसको चुपके ही डालना था, वो चुपके डाला और ये हुआ। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं वोट डालता हूँ कि आपने शैला रज़ा साहबा को इलेक्ट करना है या मुझे। अब हमारे दरमियान में वोटिंग होती है, लोग वोट देते हैं। अपरेंटली उन्होंने मुझे देना था, लेकिन जब उन्होंने छुप के पारी है तो उन्होंने शैला रज़ा साहब को मुझसे बेहतर समझ के वोट दे दिया, मुझे एक धचका पड़ गया। ये एक चीज़ है। अब मैं कहता हूँ कि यार देखो, आप लोगों ने चुनना है दो लोगों के दरमियान में, या शैला रज़ा साहबा के और या डॉक्टर हुमायूं के। पता चलता है नादिर गुरमानी साहब को वोट पड़ गए, भाई वो कहाँ से आ गया बीच में, समझ आ गई? ये पूरी बेईमानी है। ये बेईमानी नहीं है, ये राइट है एमएनए का, ये एमएनए का राइट है। यही तो उसकी बड़ाई है कि वो अपने शैला रज़ा साहब एक बार बता दे, जो कमेटी है क्या वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, जो पार्लियामेंट की कमेटी है जिसपे जो लॉ की कमेटी है, क्या उसके अंदर सबको बिठा के डिस्कशन हुआ था, या ये जो बात कर रही है ये कामरान मुर्तजा के घर में या मौलाना फजल रहमान के घर में या किसी के घर में हुआ? अगर किसी के घर में ही करना है तो फिर एक काम करते ना, वर्क फ्रॉम होम करते हैं सारे बैठ के, यहाँ का खर्चा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है। असेंबली में भी जब सेट हुआ कि यहाँ बैठेंगे, वहाँ पे भी बैठा गया, जहाँ भी बैठा गया कंसल्टेशन हुआ। और देखिए, ये एमएनए का राइट है, इसीलिए उसको सीक्रेट वोट की इजाजत दी है कि उसके ऊपर कोई बाइंडिंग ना हो और वो जाके वोट दे शैला साहब, लेकिन एक मसला है ये, यहाँ पर अब जो वफाकी वुज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमने अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे कमिटमेंट कर रखी है, जो कि MQM है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, तो ये कानून हमने ज़रूर लाना है। फिर उनकी मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। आप भी इत्तेहादी हैं, MQM भी इत्तेहादी है, कहाँ खड़े होंगे फिर? अच्छा, एक मिनट मैं करेक्ट कर लूँ। बजट का वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ये सीक्रेट वोट नहीं होता, इसके आप खड़े होके गिन रहे होते हैं कि कौन है कौन नहीं है। क्या बात करते हैं जी? वोटिंग हुई थी, उसमें वोटिंग हुई थी, ये सीक्रेट बैलेट नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का ये हर चीज में दूसरी तरीके की वोटिंग है, उसमें भी चीफ जस्टिस वाले में सीक्रेट ही था। नहीं थी, आप देख लीजिएगा। चलो, एक कमिटमेंट थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। एमएनए का राइट है ये, अगर वो समझ रहे थे कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपना राइट यूज़ किया। अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता ही है तो आप उस पर कोई वो करते। अब दूसरी बात जो है MQM उनकी इत्तेहादी है, कैबिनेट का पार्ट है, हम उनके सपोर्टर हैं। और सीधी बात यह है कि जो अभी तक आइन के मुताबिक हर सूबे ने अपने हिसाब से, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक एक आपने लॉ बनाना है लोकल गवर्नमेंट का। जब ये वाला लॉ जिसके तहत इस वक्त मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, ये बना था, तो उस वक्त भी MQM कोर्ट में गई थी।
ठीक है। MQM कोर्ट में गई थी, उनका राइट था, कोर्ट ने हमें तंबीह की ये चीज़ें सही करें, हमने कर ली। MQM ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अब जो सूरत हाल है उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। बजट के बाद देखा जा सकता है कि अगर लोकल गवर्नमेंट के कानून कोई आना है, कुछ होना है, उस पर क्या ड्राफ्ट बन रहा है, किस तरह तमाम आप एक डेट दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में शैला साहब इतना बताइएगा कि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, कुंडी साहब के साथ मुलाकातें हुई, कहा जा रहा है कि मरकज़ के अंदर भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ PTI के राब्ते हुए हैं या मुलाकातें हुई हैं। क्या 28वीं तरमीम जो कि मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, इस पर PTI के साथ हाथ मिलाया जा सकता है? अच्छा, मुझे तो बिल्कुल भी ना मालूम कि मुलाकातें हुई हैं या राब्ते हुए हैं, और जो तरमीम आएगी ना तो देखा जाएगा उसमें क्या है अगर आई। और बाकी है कि पॉलिटिकल डायलॉग का रास्ता तो हर एक के साथ खुला है। कुंडी साहब के साथ तो मुलाकात सूबे के हवाले से थी। अब उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे मुझे उसके डिटेल्स नहीं मालूम। फेडरल के अंदर कहीं मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई हैं मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने सुना है कि मुलाकातें हुई हैं, जैसे आपने सुना है मैंने भी सुना है कि यार वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इनडायरेक्ट चैनल या समथिंग लाइक दैट वो शायद हो। खफा मतलब पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, अपनी जगह कहते नहीं है हुकूमत के हवाले से, इस सारे सिस्टम के हवाले से। देखिए ये जो है ना, ये आप एक तो हम कहते हैं ना कि वो हाइब्रिड निज़ाम था ना, ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, ये हाइब्रिड मार्शल लॉ या हाइब्रिड डिक्टेटरशिप है, ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, ये अदर वे राउंड है, इसका पलड़ा दूसरी तरफ भारी है। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पिछले 4 सालों में देखा है पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी वाले जो कि हमेशा इसमें सेकेंडरी रोल अदा करते थे, वो जो होता है ना वो सपोर्टिंग एक्टर वाला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो रोल होता है वो अदा करते थे, तो उसमें इस दफ़ा जो इनको होगा, क्योंकि इनको रोल चाहिए, ये ना नहीं कर सकते। जो मर्जी इनको रोल दे दे ना सपोर्टिंग एक्टर का। बाद दफा एक सपोर्टिंग एक्टर होता है वो गूंगा होता है ना, वो आ ऊ करता रहता है और आप उसको कह देते कि यार तुझे ये रोल मिलेगा, इनको वो रोल मिलेगा, ये उसी पे ही काम करेंगे। ये मेरा तज्जिया है, मेरा जाती तज्जिया है। अच्छा, ठीक है, क्या ये लोग आगे करेंगे? अगर ये हमारे साथ बात करेंगे हमें उस पर थोड़ा सा ज़रा सोचना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मेरी नज़र में हो सकता है ये हमें एज अ बार्गेन चिप यूज़ करें कि देखा अगर तुम लोगों ने हमारी बात ना मानी, हम PTI के साथ मिल जाएंगे, इमरान खान आ जाएगा, आप लोग हो जाओगे, तो एक दूसरे को डरा रहे इमरान खान के नाम। ठीक है, हमें उसमें जरा से आखिरी मिनट हम ये समझते हैं कि सियासत में डायलॉग का रास्ता कभी नहीं खुलता, ना हम उन लोगों में एक इमोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो कहें कि हम आपके साथ वही करेंगे, आप हमें दोबारा ले आएँ जो आप चाहेंगे। तो थोड़ा सा हमारे और अपने रोल में डिफरेंस रखें, क्योंकि JUI के सरबराह जिनको आप आजकल बहुत अच्छा कह रहे हैं 2 साल से, वो ये कहते हैं कि KP में फॉर्म 47 ये लोग हैं, सिंध में हमें नहीं कह सकता कोई। चलें ठीक है। हुमायूं साहब आपका, शैला साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और इशू पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे जो कि इस्माइली बरदरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा ख़ान 6 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उस हवाले से कल हमने देखा कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया, जबकि ऐवान सदर में उनके एजाज़ में डिनर का एहतमाम भी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म हाउस में उनके एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। आगा खान फैमिली के हवाले से अगर बात करें तो आगा खान फैमिली का एक अहम रोल रहा है। उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया भर में फ़लाई खदमात के ज़रिए मुआशरे की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा किया है। आगा खान फैमिली का कायम करदा आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क दुनिया के पसमानदा तरीन और तरक्की पजीर इलाकों में तालीम, सकाफ़त, सेहत, देही तरक्की के मंसूबे चलाता है, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में तालीमी खिदमात के हवाले से भी आगा खान फैमिली का एक अहम रोल रहा है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों जैसे गिलगित बल्तिस्तान हो गया या चित्राल हो गया, उन इलाकों समेत मुल्क भर में जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए आगा खान एजुकेशन सर्विसेज के तहत लातादाद स्कूल और कॉलेजेस भी कायम किए गए।
جبکہ آغا خان یونیورسٹی اور آغا خان بورڈ آف ایجوکیشن معیاری تعلیم تحقیق اور امتحانی نظام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح خطے کی سیاست، تعلیم اور سوشل ہسٹری میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر تاریخی طور پر ہم بات کریں تو آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل، پاکستان موومنٹ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، گوادر اور نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ آغا خان فنڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ سے منسلک اداروں نے بینکنگ، سیاحت، انڈسٹری اور ٹیلی کمیونیکیشنز میں سرمایہ کاری کی اور ان اقدامات نے پاکستان کے اندر ملازمت کے مواقع پیدا کیے اور پائیدار معاشی ترقی کو بھی فروغ دیا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو پرنس رحیم آغا خان ہیں وہ 6 روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ہیں، ان کی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔